काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ। पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना महामारी से निपटने के बीच तमाम चुनौतियों से भी हमें दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का इलाज किया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों को संक्रमण से रिकवर होने के बाद म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। म्यूकरमाइकोसिस नाम की इस बीमारी को आम भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना से रिकवर लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में इसके कुछ मरीज देखे गए हैं और ब्लैक फंगस के कारण कुछ लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। आंखों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान पर भी बनी है इस फंगस के कारण। इसलिए देश देशांतर में आज हम कोविड-19 और ब्लैक फंगस की बात करेंगे और इसके बारे में जो तमाम पहलू हैं, चाहे इसके लक्षणों की बात हो, बचाव की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो, अलग अलग पहलुओं को लेकर आज हम जागरूक होने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, ग्रुप हेड मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस, फोर्टिस हेल्थ केयर। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, मैं आप ही से पहले शुरुआत करूंगी। मैं चाहूँ थोड़े बेसिक्स आप इसे इसको लेकर हमें पहले समझाएं। अब हम म्यूकर माइकोसिस की बात करते हैं या कहीं ब्लैक फंगस, ये आखिर है क्या? ये जो बोलते हैं ना फंगल इन्फेक्शन है, ये आमतौर पे आपका मिट्टी में, पत्ते में, हम जो कंपोस्ट बोलते हैं, सड़ी हुई लकड़ी जो है, वहाँ मोल्ड होते हैं। तो ये वातावरण से, एयर से एयरबॉर्न होता है एंड उसी से आके वो इन्फेक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि नया बीमारी है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। आप याद करिए, जो लॉट ऑफ जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनिटी कम होता है, हम इनको देखते थे। लंग म्यूकोरमाइकोसिस होता था, स्किन में भी अगर कुछ खुराश आ जाता वहीं पे होता था। तो ये होता था पहले। अभी जो कोविड का महामारी आया है, हम लोग देख रहे हैं कि उसका एक कारण है जो डायबिटीज। कल भी हमारा जो नोएडा में जो हॉस्पिटल है, आपका यूपी का है, उसमें एक पेशेंट का सर्जरी हुआ था, ईएनटी का विशेषज्ञ ने किए हैं। उसका फाइनल बायोप्सी आने के बाद पता चलेगा, बट लग रहा है वही है। तो एक अंडरलाइन कॉज हमेशा सबका होता है, वो है डायबिटीज। आप जो महाराष्ट्र का बोल रहे हैं, बिकॉज फोर्टिस का भी 4 हॉस्पिटल मुंबई हिरी में है एंड महाराष्ट्र में दिखाया गया कि क्योंकि महाराष्ट्र में पीक पहले आया था, दिल्ली में बाद में आया, यूपी में बाद में, कर्नाटक में अभी आ रहा है। तो महाराष्ट्र में पहले हुआ था बोल के हम लोग उसका
अभी ये देख रहे हैं। एंड ये सब जो पेशेंट रिकवर किए हैं उनको हो रहा है। एंड एक कारण है अंडरलाइन डायबिटीज, और एक क्या हो रहा है कि अधिकांश कारण को उनको स्टेरॉइड्स देते हैं, जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, एंड स्टेरॉइड्स भी ठीक हिसाब से भी यूज नहीं हो रहा है, अच्छा। इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इफ आई कैन पुट इट, थोड़ा सा मिसयूज भी है उसका। तो स्टेरॉइड्स देखिए, जिसका सैचुरेशन कम नहीं होता है उसको स्टेरॉइड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेरॉइड्स देना है तो 4-5 दिन के बाद जो उसका जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है, जो ICMR एम्स ने ये किया, रोल आउट किया, तो उसी हिसाब से उसी मुताबिक होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि रैंडम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, इवन फर्स्ट डे से फीवर हो गया तो स्टेरॉइड दे दो। अच्छा, जिन लोगों का डायबिटीज है, स्टेरॉइड्स देंगे तो शुगर ऊपर जाता है। तो एज इट इज जो कोविड में थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होता है, स्टेरॉइड्स देंगे और कम होता है। जिनका डायबिटीज होता है उनका इम्यूनिटी ऐसे भी कम होता है। तो ये सब कारण के लिए अगर बाई चांस आप कहीं घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहने हैं, वो जो वातावरण से आएगा वो एक सोर्स है। जिन लोग घर में भी है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके गए हैं, उन लोग मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन लोग घर में लेटे रहते हैं, मोबाइल नहीं है, नाक ठीक से साफ नहीं करते, म्यूकस कहीं जम गया, तो वो सब ये बहुत सारे कारण है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और अंडरलाइन कॉज जो होता है डायबिटीज है। ठीक है, तो थोड़ी मोटे तौर पर बातें हमें अभी डॉक्टर पाणिग्राही ने बताई हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं और क्लियर होना चाहूंगी इसमें, मैं चाहूंगी आप और चीजों को और साफ करें कि जब हम कोविड-19 की बात करते हैं और ब्लैक फंगस की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक तरह से संबंध क्या है, और क्या हर कोविड संक्रमित व्यक्ति को ब्लैक फंगस से एक तरह से कहीं कॉशियस या स्कैर्ड होने की जरूरत है क्या? देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो आपके दर्शक हैं उनको मैं ये सेंसिटाइज कर दूं कि ये ब्लैक फंगस या फंगस, ये उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन है, उनका सोशल परसेप्शन क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घर में पुरानी ब्रेड होती है, 3-4-5 दिन पुरानी हो जाए तो उसमें काला काला फंगस लग जाता है। हाँ। हमारे घर में पुरानी मिठाई होती है, उसमें भी फंगस लग जाता है। मेरे ख्याल से हर घर वाला, हर दर्शक ये जानता है कि कहाँ फंगस लगती है, कब फंगस लगती है। सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि जो पुरानी सड़ी गली और इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की मिट्टी है, लकड़ी है, या आपकी कोई खाने पीने की चीज है जो पुरानी हो गई है, बासी हो गई है जिसको हम कहते हैं, उसी में फंगस लगता है। क्लियर हो गया? तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे सर ने कहा कि शुरू में जब कोविड आता है और अगर ऑक्सीजन डिप नहीं हो रहा है, नॉर्मल एमआरए 94 से ऊपर ऑक्सीजन है, तो आपको सिंपल आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन, ये 2 दवाओं का प्रोटोकॉल लेना है जो ICMR से लेके सबके प्रोटोकॉल में है। यूपी वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने 6 अगस्त 2020 को आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल माइल्ड केसेस के लिए शुरू किया था। अच्छा है जो शुरुआत हमने की थी, आई वाज द एक्सपर्ट इन दैट कमेटी जिसने ये जियो फ्रेम करवाया था। तो अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश ने जो झंडा पहले आगे उठाया था, अभी पूरे देश ने झंडा उठा रखा है। तो ICMR और अभी जो लेटेस्ट की गाइडलाइन आई है, उन्होंने भी इसको इंक्लूड किया है। देखिए, स्टेरॉइड का रोल कहाँ शुरू होता है, जब 4-5 दिन गुजर गए, वायरस रेप्लिकेट कर गया और फेफड़े में निमोनिया पैदा हो गया, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, एक्सुडेशन शुरू हो गया, और अब जरूरत पड़ती है कि भाई स्टेरॉइड की शांत करो, नहीं तो बहुत तूफान आ जाएगा। तूफान को कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो अब ये साइटोकिन स्टॉर्म ना आ जाए, पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी तूफान आता है उसको हम कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो ये जो साइटोकिन रिलीज करता है उससे इन्फ्लेमेशन होता है और पूरी शरीर में जो एक तूफान आ जाता है वो ना आने पाए, उसको शांत, जैसे आग लग जाती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, पानी डालो। तो ये स्टेरॉइड पानी का काम करता है। और वास्तव में सही बात तो ये है कि अब तो इंटरनेशनल एजेंसी, US की नाइस गाइडलाइन से लेके सबने ही मान लिया है कि जीवन कोविड के सीरियस केसेस का या मॉडरेट केसेस का बच रहा है या तो ऑक्सीजन से या स्टेरॉइड से। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज का आप अगर, जैसा सर ने कहा कि अगर प्रीजुडिस यूज करेंगे, जस्टिफाइड ऑप्टिमाइज यूज नहीं करेंगे, तो उसके कोई ना कोई नुकसान भी होंगे। तो जितने केसेस माइल्ड केसेस हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं, होम आइसोलेशन रह रहे हैं, उसमें ब्लैक फंगस नहीं होता है। ब्लैक फंगस कहाँ होता है, स्टोरी कहाँ जाती है, जब अस्पताल में मरीज भर्ती हो जाता है, 9-10 दिन पार हो जाते हैं और उसके बाद ICU में
अक्सर मैं कहता हूँ बहुत सारी नलियां लगती है। जैसे ये व्हेन यू एंटर इन द आईसीयू या हॉस्पिटल, तो एक कहाँ नली लगेगी, एक ड्रिप की लगेगी, एक राइस ट्यूब लगेगी, एक कैथेटर लगेगा, एक ये लगेगा, एक इसकी लगेगी, ऑक्सीजन का पाइप लगेगा, वगैरह वगैरह। मैं अक्सर हंसी मजाक में कहता हूँ, भाई अस्पताल में जाओगे तो अस्पताल वाले कुछ अस्पताल के आभूषण आपको पहनाएंगे। ये दीज आर हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स। मैं हंसी मजाक में कहता हूँ कि अस्पताल में आप जाएंगे सो यू विल हैव टू बियर दी हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स। तो जितनी अस्पताल की नलियां हैं, ये सब सोर्स है ब्लैक फंगस का। आप देखिए, ह्यूमिडिफायर से लेके आप कहीं भी नमी है या कोई पाइप है, उसमें सब में फंगल स्पोर्स रहते हैं। दिखते नहीं है लेकिन रहते हैं। अब देखिए, सोर्स से कुछ नहीं होता। सर ने कहा ना कि ये हवा में भी रहता है, पानी में भी रहता है, सीलन में भी रहता है, लकड़ी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है, सब जगह रहता है। तो इसके रहने से कुछ नहीं होता, इसके होने से कुछ नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी जब खतरनाक हो लेवल पे नीचे गिर जाती है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी, जब बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो यही एनवायरमेंटल फंगस आक्रामक हो जाता है। मिल गया भैया शिकार इम्यूनिटी का, लो इम्यूनिटी का शिकार मिल गया। कोविड ने और इम्यूनिटी कम कर दी, और कोविड ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई हैं हम तो दावत उड़ा ही रहे हैं, आओ फंगस भाई तुम भी उड़ाओ। तो ये अब पहले से डायबिटीज है, पहले से कैंसर है, पहले से लिवर डिजीज है, पहले से हार्ट डिजीज है, पहले से अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, अनकंट्रोल्ड सीओपीडी है, या पहले से अनकंट्रोल्ड कोई बीमारी चली आ रही है, अनकंट्रोल्ड, मैं बार बार कह रहा हूं अनकंट्रोल्ड, तो वो इम्यूनिटी पहले से गिरी हुई है। कोविड और आ गया, उसने और इम्यूनिटी गिरा दी। लंबे समय तक हॉस्पिटल में आप भर्ती हैं, दिमाग रूप में सदमा पहुंचा, अरे बाप रे मैं हॉस्पिटल में आ गया, आईसीयू आ गया, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचा गया। और जैसे ही ख्यालात इसमें दिमाग में आते हैं, इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। ये पक्का शिकार हो गया फंगस का। जब बहुत, जैसे हमने कहा ना, ताजा ब्रेड में फंगस नहीं लगती। किस ब्रेड में फंगस लगेगी आपके दर्शकों को बता दूं, जब 4-5 दिन पुरानी हो जाएगी। तो आपकी इम्यूनिटी जब कमजोर हो चुकी है, तो फंगस, वही फंगस जो एनवायरनमेंट में ऐसे ही रह रहा है, वो आक्रामक हो जाता है, वो हमलावर हो जाता है, और वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। कहाँ? नाक और साइनस में नुकसान पहुंचा सकता है, आंख में नुकसान पहुंचा सकता है, दिमाग में साइनस नुकसान पहुंचा सकता है, और फेफड़े में नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपके सिर दर्द हो सकता है, आपकी आंखों में लालपन और खुजली हो सकती है, आपके नाक से पानी निकल सकता है, यहाँ पर दर्द हो सकता है, एक तरफ फेस सुन्न हो सकता है, दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, आपको खांसी में खून आ सकता है, सांस बढ़ सकती है, फीवर तेज हो सकता है, और तो और आपको एक के बजाय 2 दिखने लगते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत देखेंगे, एक के बजाय 2 डॉक्टर सूर्यकांत, 2 प्रीति जी नजर आएंगे। तो ये सब लक्षण जब आ जाए, तो इसीलिए हम लोगों को खास तौर पर वो मरीज जो पहले से इम्यूनिटी से कंप्रोमाइज्ड है, डायबिटीज लेके कैंसर वाले सब मरीज, और लंबे समय से अस्पताल की नलियां वलियां लगी हुई हैं, वो खास तौर पे हाई रिस्क पे हैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो ऐसे लोगों को, हम डॉक्टर को भी सजग रहना पड़ेगा, बाकी सबको सजग रहना पड़ेगा कि कैसे हम जल्दी सस्पेक्ट कर लें, कैसे जल्दी डायग्नोज कर लें, और या तो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी से हम ठीक कर लें, और या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन से ठीक कर लें, या तो आई सर्जन को बुला के, या न्यूरो सर्जन को बुला के, या फिर ईएनटी सर्जन को बुला के। ठीक है। तो और जो इससे जुड़े पहलू हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर पाणिग्राही, मैं चाहूंगी और इससे जुड़े पहलू हैं उस पर भी आप थोड़ा हमें बताएं। लोगों के मन में है दूसरा सवाल कि क्या ये जानलेवा है, ये फेटल है, या ये कंटेजियस है, क्या ये एक से दूसरे में फैलता है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना महामारी से निपटने के बीच तमाम चुनौतियों से भी हमें दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का इलाज किया जा रहा है, वहीं कुछ लोगों को संक्रमण से रिकवर होने के बाद म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। म्यूकरमाइकोसिस नाम की इस बीमारी को आम भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना से रिकवर लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में इसके कुछ मरीज देखे गए हैं, और ब्लैक फंगस के कारण कुछ लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। आंखों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान पर भी बनी है इस फंगस के कारण। इसलिए देश देशांतर में आज हम कोविड-19 और ब्लैक फंगस की बात करेंगे, और इसके बारे में जो तमाम पहलू हैं, चाहे इसके लक्षणों की बात हो, बचाव की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो, अलग अलग पहलुओं को लेकर आज हम जागरूक होने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
मेरे साथ है डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, ग्रुप हेड मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस, फोर्टिस हेल्थ केयर। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विष्णु पानीग्राही, मैं आप ही से पहले शुरुआत करूंगी। मैं चाहूँ थोड़े बेसिक्स आप इसको लेकर हमें पहले समझाएं। अब हम म्यूकर माइकोसिस की बात करते हैं या कहीं ब्लैक फंगस, ये आखिर है क्या? ये जो बोलते हैं ना फंगल इन्फेक्शन है, ये आमतौर पे आपका मिट्टी में, पत्ते में, हम जो कंपोस्ट बोलते हैं, सड़ी हुई लकड़ी जो है, वहाँ मोल्ड होते हैं। तो ये वातावरण से एयरबॉर्न होता है एंड उसी से आके वो इन्फेक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि नया बीमारी है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। आप याद करिए, जो लॉट ऑफ जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनिटी कम होता है, हम इनको देखते थे, लंग म्यूकोरमाइकोसिस होता था, स्किन में भी अगर कुछ खुराश आ जाता वहीं पे होता था। तो ये होता था पहले। अभी जो कोविड का महामारी आया है, हम लोग देख रहे हैं कि उसका एक कारण है जो डायबिटीज। कल भी हमारा जो नोएडा में जो हॉस्पिटल है, आपके यूपी का है, उसमें एक पेशेंट का सर्जरी हुआ था, ईएनटी का विशेषज्ञ ने किए हैं। उसका फाइनल बायोप्सी आने के बाद पता चलेगा, बट लग रहा है वही है। तो एक अंडरलाइन कॉज हमेशा सबका होता है, वो है डायबिटीज। आप जो महाराष्ट्र का बोल रहे हैं, बिकॉज फोर्टिस का भी 4 हॉस्पिटल मुंबई हिरी में है, एंड महाराष्ट्र में दिखाया गया कि क्योंकि महाराष्ट्र में पीक पहले आया था, दिल्ली में बाद में आया, यूपी में बाद में, कर्नाटक में अभी आ रहा है। तो महाराष्ट्र में पहले हुआ था बोल के हम लोग उसका अभी ये देख रहे हैं, एंड ये सब जो पेशेंट रिकवर किए हैं उनको हो रहा है। एंड एक कारण है अंडरलाइन डायबिटीज, और एक क्या हो रहा है कि अधिकांश कारण को उनको स्टेरॉइड्स देते हैं, जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, एंड स्टेरॉइड्स भी ठीक हिसाब से भी यूज नहीं हो रहा है, अच्छा, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इफ आई कैन पुट इट, थोड़ा मिसयूज भी है उसका। तो स्टेरॉइड्स देखिए, जिसका सैचुरेशन कम नहीं होता है उसको स्टेरॉइड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेरॉइड्स देना है तो 4-5 दिन के बाद जो उसका जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है, जो आईसीएमआर और एम्स ने ये किया, रोल आउट किया, तो उसी हिसाब से उसी मुताबिक होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि रैंडम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, इवन फर्स्ट डे से फीवर हो गया तो स्टेरॉइड दे दो। अच्छा, जिन लोगों का डायबिटीज है, स्टेरॉइड्स देंगे तो शुगर ऊपर जाता है। तो एज इट इज, जो कोविड में थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होता है, स्टेरॉइड्स देंगे और कम होता है। जिनका डायबिटीज होता है उनका इम्यूनिटी ऐसे भी कम होता है। तो ये सब कारण के लिए अगर बाई चांस आप कहीं घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहने हैं, वो जो वातावरण से आएगा वो एक सोर्स है। जिन लोग घर में भी है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके गए हैं, उन लोग, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन लोग घर में लेटे रहते हैं, मोबाइल नहीं है, नाक ठीक से साफ नहीं करते, म्यूकस कहीं जम गया, तो वो सब ये बहुत सारे कारण है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स और अंडरलाइन कॉज जो होता है डायबिटीज है। ठीक है, तो थोड़ी मोटे तौर पर बातें हमें अभी डॉक्टर पानीग्राही ने बताई हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं और क्लियर होना चाहूंगी इसमें, मैं चाहूंगी आप और चीजों को और साफ करें कि जब हम कोविड-19 की बात करते हैं और ब्लैक फंगस की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक तरह से संबंध क्या है, और क्या हर कोविड संक्रमित व्यक्ति को ब्लैक फंगस से एक तरह से कहीं कॉशियस या स्कैर्ड होने की जरूरत है क्या? देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो आपके दर्शक हैं उनको मैं ये सेंसिटाइज कर दूं कि ये ब्लैक फंगस या फंगस, ये उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन है, उनका सोशल परसेप्शन क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घर में पुरानी ब्रेड होती है, 3-4 दिन पुरानी हो जाए तो उसमें काला काला फंगस लग जाता है। हाँ। हमारे घर में पुरानी मिठाई होती है, उसमें भी फंगस लग जाता है। मेरे ख्याल से हर घर वाला, हर दर्शक ये जानता है कि कहाँ फंगस लगती है, कब फंगस लगती है। सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि जो पुरानी सड़ी गली और इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की मिट्टी है, लकड़ी है, या आपकी कोई खाने पीने की चीज है जो पुरानी हो गई है, बासी हो गई है, जिसको हम कहते हैं, उसी में फंगस लगता है। क्लियर हो गया? तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे सर ने कहा
कि शुरू में जब कोविड आता है और अगर ऑक्सीजन डिप नहीं हो रहा है, नॉर्मल एमआरए 94 से ऊपर ऑक्सीजन है, तो आपको सिंपल आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन, ये 2 दवाओं का प्रोटोकॉल लेना है जो आईसीएमआर से लेके सबके प्रोटोकॉल में है। यूपी वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने 6 अगस्त 2020 को आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन का प्रोटोकॉल माइल्ड केसेस के लिए शुरू किया था। अच्छा है जो शुरुआत हमने की थी, आई वाज द एक्सपर्ट इन दैट कमेटी जिसने ये जियो फ्रेम करवाया था। तो अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश ने जो झंडा पहले आगे उठाया था, अभी पूरे देश ने झंडा उठा रखा है। तो आईसीएमआर और अभी जो लेटेस्ट की गाइडलाइन आई है, उन्होंने भी इसको इंक्लूड किया है। देखिए, स्टेरॉइड का रोल कहाँ शुरू होता है, जब 4-5 दिन गुजर गए, वायरस रेप्लिकेट कर गया और फेफड़े में निमोनिया पैदा हो गया, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया, एक्सुडेशन शुरू हो गया, और अब जरूरत पड़ती है कि भाई स्टेरॉइड की शांत करो, नहीं तो बहुत तूफान आ जाएगा। तूफान को कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो अब ये साइटोकिन स्टॉर्म ना आ जाए, पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी तूफान आता है उसको हम कहते हैं साइटोकिन स्टॉर्म। तो ये जो साइटोकिन रिलीज करता है उससे इन्फ्लेमेशन होता है और पूरी शरीर में जो एक तूफान आ जाता है वो ना आने पाए, उसको शांत, जैसे आग लग जाती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, पानी डालो पानी डालो पानी डालो। तो ये स्टेरॉइड पानी का काम करता है। और वास्तव में सही बात तो ये है कि अब तो इंटरनेशनल एजेंसी, यूएस की नाइस गाइडलाइन से लेके सबने ही मान लिया है कि जीवन कोविड के सीरियस केसेस का या मॉडरेट केसेस का बच रहा है या तो ऑक्सीजन से या स्टेरॉइड से। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज का आप अगर, जैसा सर ने कहा कि अगर प्री जुडिस यूज करेंगे, जस्टिफाइड ऑप्टिमाइज यूज नहीं करेंगे, तो उसके कोई ना कोई नुकसान भी होंगे। तो जितने केसेस माइल्ड केसेस हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं, होम आइसोलेशन रह रहे हैं, उसमें ब्लैक फंगस नहीं होता है। ब्लैक फंगस कहाँ होता है, स्टोरी कहाँ जाती है, जब अस्पताल में मरीज भर्ती हो जाता है, 9-10 दिन पार हो जाते हैं और उसके बाद आईसीयू में अक्सर मैं कहता हूँ बहुत सारी नलियां लगती है। जैसे ही व्हेन यू एंटर इन द आईसीयू या हॉस्पिटल, तो एक कहाँ नली लगेगी, एक ड्रिप की लगेगी, एक राइस ट्यूब लगेगी, एक कैथेटर लगेगा, एक ये लगेगा, एक इसकी लगेगी, ऑक्सीजन का पाइप लगेगा, वगैरह वगैरह। मैं अक्सर हंसी मजाक भी कहता हूँ, भाई अस्पताल में जाओगे तो अस्पताल वाले कुछ अस्पताल के आभूषण आपको पहनाएंगे। ये दीज आर हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स। मैं हंसी मजाक में कहता हूँ कि अस्पताल में आप जाएंगे सो यू विल हैव टू बियर दी हॉस्पिटल ऑर्नामेंट्स। तो जितनी अस्पताल की नलियां हैं, ये सब सोर्स है ब्लैक फंगस का। आप देखिए, ह्यूमिडिफायर से लेके आप कहीं भी नमी है या कोई पाइप है, उसमें सब में फंगल स्पोर्स रहते हैं। दिखते नहीं है लेकिन रहते हैं। अब देखिए, सोर्स से कुछ नहीं होता। सर ने कहा ना कि ये हवा में भी रहता है, पानी में भी रहता है, सीलन में भी रहता है, लकड़ी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है, सब जगह रहता है। तो इसके रहने से कुछ नहीं होता है, इसके होने से कुछ नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी जब खतरनाक लेवल पे नीचे गिर जाती है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी, जब बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो यही एनवायरमेंटल फंगस आक्रामक हो जाता है। मिल गया भैया शिकार इम्यूनिटी का, लो इम्यूनिटी का शिकार मिल गया। कोविड ने और इम्यूनिटी कम कर दी और कोविड ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई हैं हम तो दावत उड़ा ही रहे हैं, आओ फंगस भाई तुम भी उड़ाओ। तो ये पहले से डायबिटीज है, पहले से कैंसर है, पहले से लिवर डिजीज है, पहले से हार्ट डिजीज है, पहले से अनकंट्रोल्ड अस्थमा है, अनकंट्रोल्ड सीओपीडी है, या पहले से अनकंट्रोल्ड कोई बीमारी चली आ रही है, अनकंट्रोल्ड, मैं बार बार कह रहा हूं अनकंट्रोल्ड, तो वो इम्यूनिटी पहले से गिरी हुई है। कोविड और आ गया, उसने और इम्यूनिटी गिरा दी। लंबे समय तक हॉस्पिटल में आप भर्ती हैं, दिमाग रूप में सदमा पहुंचा, अरे बाप रे मैं हॉस्पिटल में आ गया, आईसीयू आ गया, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचा गया। और जैसे ही ख्यालात इसमें दिमाग में आते हैं, इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। तो ये पक्का शिकार हो गया फंगस का। जब बहुत, जैसे हमने कहा ना, ताजा ब्रेड में फंगस नहीं लगती। किस ब्रेड में फंगस लगेगी आपके दर्शकों को बता दूं, जब 4-5 दिन पुरानी हो जाएगी। तो आपकी इम्यूनिटी जब कमजोर हो चुकी है, तो फंगस, वही फंगस जो एनवायरनमेंट में ऐसे ही रह रहा है, वो आक्रामक हो जाता है, वो हमलावर हो जाता है और वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। कहाँ? नाक और साइनस में नुकसान पहुंचा सकता है, आंख में नुकसान पहुंचा सकता है, दिमाग में नुकसान पहुंचा सकता है और फेफड़े में नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपके सिर दर्द हो सकता है, आपके आंखों में लालपन और खुजली हो सकती है, आपके नाक से पानी निकल सकता है, यहाँ पर दर्द हो सकता है, एक तरफ फेस सुन्न हो सकता है, दर्द हो सकता है, जबड़े में दर्द हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, आपको खांसी में खून आ सकता है, सांस बढ़ सकती है, फीवर तेज हो सकता है, और तो और आपको एक के बजाय 2 दिखने लगते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत देखेंगे, एक के बजाय 2 डॉक्टर सूर्यकांत, 2 प्रीति जी नजर आएंगे। तो ये सब लक्षण जब आ जाए, तो इसीलिए हम लोगों को खास तौर पर वो मरीज जो पहले से इम्यूनिटी से कंप्रोमाइज्ड है, डायबिटीज लेके कैंसर वाले सब मरीज,
जी जी लंबे समय से अस्पताल की नलियां वलियां लगी हुई हैं, वो जी खास तौर पे हाई रिस्क पे हैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो ठीक है। ऐसे लोगों को हम डॉक्टर को भी सजग रहना पड़ेगा, बाकी हाँ। सबको भी सजग रहना पड़ेगा कि कैसे हम जल्दी सस्पेक्ट कर लें, कैसे जल्दी डायग्नोज कर लें, और हम्म। या तो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी से हम ठीक कर लें, और या फिर हाँ। सर्जिकल इंटरवेंशन से ठीक कर लें, या तो आई ठीक है। सर्जन को बुला के, या न्यूरो सर्जन को बुला के, या फिर ईएनटी सर्जन को बुला के। ठीक है। तो और जो इससे जुड़े पहलू हैं आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर पाणिग्राही, मैं चाहूँगी और इससे जुड़े पहलू हैं उस पर भी आप थोड़ा हमें बताएँ। लोगों के मन में है दूसरा सवाल कि क्या ये जानलेवा है, ये फेटल है या ये कंटेजियस है? क्या ये एक से दूसरे में फैल सकता है संक्रमित व्यक्ति से? तो ये भी मोटे तौर पर सवाल हैं। और किन-किन हिस्सों में, शरीर में किन-किन ऐसे अंगों को ये प्रभावित कर सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज होना चाहिए कि ये कंटेजियस नहीं है। ठीक है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ सबको जानकारी होना चाहिए। हुँ, अच्छा, हुँ। अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, ये ट्रीटेबल है, लेकिन लेट हो जाता है, तो जैसे सूर्यकांत जी बोल रहे थे कि कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता है। तो हुँ। ये जो हम लोग यूजुअली होता है, साइनस से वो आके अंदर जाके ब्रेन, आँख में जा सकता है, अंदर से ब्रेन में जा सकता है, पैरालिसिस होगा। ये वो स्टेज तक अगर हम लोग वेट करेंगे, तो उसमें हुँ। जान का खतरा होता है। तो अगर हुँ। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट उसका है, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत बोले हैं कि हुँ। जल्दी जाके उसको आईवी एम्पुटेशन शुरू कर दें, एंड उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज करने के बाद सर्जिकल इंटरवेंशन करके उसको निकालना चाहिए। जैसे मैं कल अभी जो बता रहा था, कल का हिस्सा है, एक यंग पर्सन जो उसका कोविड से रिकवर कर गया था, दूसरे हॉस्पिटल में था, उसका हुँ। ले आके ईएनटी सर्जन ने ऑपरेशन किया। ठीक ठाक है, हुँ। पेशेंट अभी बैठा है, हंस रहा है। अभी मैं इवनिंग में, आफ्टरनून में उसका ये कर रहा था, उसका जस्ट पूछताछ कर रहा था कैसा है बोल के। एंड इसका संजोग की बात है कि मनोज जी का मैसेज आया कि इसके बारे में बात करना है। सो इट जी। जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो ये है, तो कंटेजियस नहीं है, जान के खतरा है अगर लेट करें। तो हुँ। इसलिए उसका कुछ ये है कि जब अगर नाक में पानी निकल रहा है, रंगीन पानी, मैंने काला पानी, ब्राउन पानी, मैंने लाल पानी, जो खून का ये होता है, तो तुरंत हुँ। डॉक्टर के पास चले जाना। हुँ। हेडेक होता रहा है, एक साइड का हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है थोड़ा सा, तो ये सब अगर हो रहा है तो जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। लेट करेंगे तो जान का खतरा है। अच्छा, बिल्कुल। तो यानी सही समय पर लक्षणों को पहचानें और जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें, तो आप काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं इस बात को दोहराऊँगी, जैसे डॉक्टर पाणिग्राही ने कहा कि ये संक्रमण से नहीं फैलता, यानी एक से दूसरे व्यक्ति को हो जाए, ऐसा नहीं है इसमें। कुछ और बातें अब जो डॉक्टर सूर्यकांत है, उसके बारे में भी बताइए। आपने मोटे तौर पर लक्षण आप दोनों ने बताए हैं। सबसे बड़ा जो सवाल आता है, वो ये आता है कि पहला जब लहर थी, तब हमने ब्लैक फंगस के मामले इतने क्यों नहीं सुने थे, और इस लहर में हम देख रहे हैं तो ब्लैक फंगस के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? जी। बिल्कुल ठीक है प्रीति जी। देखिए, पहले वेव और दूसरे वेव में हमें अंतर समझना चाहिए। ठीक है। पहली वेव में जो कोविड था, वो उसकी इन्फेक्शियसनेस यानी संक्रामकता, यानी हुँ। एक मरीज से दूसरे मरीजों में फैलाने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं थी। एक हुँ। बात। दूसरी बात ये है कि इतने लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता था। ठीक है। इस बार हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इक्वली ज्यादा हो रहा है। इसीलिए मैं हुँ। कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए, अपने यहाँ अभी अभी हम लोगों ने नवदुर्गा मनाए हैं। नवदुर्गा में देवी जी के 9 दिन होते हैं। मैं कहता हुँ। हूं 9 दिन पार तो नैया पार। अब 9 दिन के बियॉन्ड जब नैया चली जाती है तो थोड़ी डगमगाने लगती है। तो हुँ। उसमें ये सब कॉम्प्लिकेशन नजर आते हैं। मैं 3 लोगों को 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन से आगाह कराता हूँ। एक, छोटे-छोटे थक्के बन जाना, जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, वो भी इसमें हो जाता है। हुँ। छोटी-छोटी लीक हो जाना फेफड़े से, जिसमें निमोमीडियास्टम या निमोथोरेक्स, लोग कहते हैं ना फेफड़े से थोड़ी एयर लीक कर गई, तो वो भी एक हुँ। कॉम्प्लिकेशन है। तो छोटे-छोटे थ्रोम्बस बन जाना, निमोमीडियास्टम या निमोथोरेक्स यानी एयर लीक हो जाना, और तीसरा है ब्लैक फंगस हो जाना। हम सभी चिकित्सकों को ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, उनसे जरा नजर रखनी पड़ेगी। किसी तरह नजर से ये ओझल ना होने पाए। और इस बार बहुत लंबा-लंबा, अभी देखिए हम लोगों ने सर्ज देखी मार्च के एंड में, और हुँ। अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो पेशेंट हम लोगों ने, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ तो लगभग 1000 बेड हैं, इससे भी ज्यादा बेड हैं,
कोविड के, और बहुत सारे आईसीयू हैं, साथ साथ आईसीयू चला रहे हैं हम लोग। तो हम ये देख रहे हैं कि इवन जो हम लोगों ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में अभी पेशेंट भर्ती किए थे, उनमें काफी पेशेंट अभी हम डिस्चार्ज नहीं कर पाए। कई पेशेंट ऐसे हैं जो आईसीयू से फिर ऑक्सीजन बेड से पोस्ट कोविड फैसिलिटी में आए क्योंकि आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गए। तो आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद भी मतलब वायरस तो चला गया, मर गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी उसके जो पोस्ट इफेक्ट है यानी पोस्ट कोविड इफेक्ट है, उसमें ये तीनों चीजें देखी जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कोर्स बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है, और जैसा मैंने कहा कि अस्पताल का कोर्स अगर प्रोलॉन्ग होगा तो ये तीन चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, हमें तीनों को देखना पड़ेगा, और इसीलिए ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और जैसा सर ने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, शुगर बढ़िया हम कंट्रोल कर लें, अंडरलाइन जो और लंग डिजीज है वो भी हम अच्छा कंट्रोल कर लें, तो हम पेशेंट को बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज यूजुअली 99% केसेस में जो हो रहा है, जिससे पूछो डायबिटीज है, हाँ है, तो सबसे ज्यादा जो हो रहा है डायबिटीज में। अब जब डायबिटीज में हम लंबे समय तक स्टेरॉइड भी देते हैं तो कहते हैं ना नीम और करेले का कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम एक तरफ इंसुलिन देके शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्टेरॉइड बढ़ाने की कोशिश करता है, और तीसरे ये जो दलियां तमाम सारी पड़ी हैं ये फंगस स्पोर का सोर्स बन जाती हैं, तो बड़ी समस्या बन जाती है। तो कई बार हमें जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है और कई बार हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। लेकिन एक मैं क्वेश्चन जरूर दे दूं, देखिए स्टेरॉइड और ऑक्सीजन दोनों जान बचाते हैं, लेकिन दोनों का उचित उपयोग किया जाए। कई लोग कहते हैं ऑक्सीजन लगाई नहीं, एक ऑक्सीजन का भी मिसयूज होता है। अब आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, ऑक्सीजन का मिसयूज क्या हो सकता है। ऑक्सीजन लोग लगाते हैं, सोचते हैं हमारे मरीज की ऑक्सीजन 99 100 रहे, ये गलत। ऑक्सीजन को भाई 94 के ऊपर मत रखिए, नहीं तो जो बॉडी का अपना सिस्टम है ऑक्सीजन को बढ़ाने का वो भूल जाएगा, और रिफ्रैक्टरी हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और आप ऑक्सीजन डिपेंडेंट। तो ये भी नहीं करना। कई लोग लगते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर मिला नहीं, रेगुलेटर घुमाओ घुमाओ घुमाओ, उनको मजा आ रही है।